नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक बार एक नई वीडियो में पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ। टॉपिक हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का है। जैसा कि आपको पता है, लगातार टॉप 50 क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं और इनको भी मैंने आपसे कह रखा है कि इनके भी नोट्स आप बनाते रहिए। नहीं तो आपको याद है तो पहले से याद हो जाएंगे, और नहीं याद है तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कम समय में जीएस को कवर करने का एक यही सोर्स होता है, यही स्रोत है कि आप अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये क्लास लेकर के आया हूँ, और प्ले लिस्ट में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ मैं। उन सभी पुरानी क्लासों के आप नोट्स बना लेना, और ये क्लास आज आपके लिए हाजिर है। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग टॉपिक से उठा करके पूछे जाते हैं। और क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो भैया, ठीक है। दबा के शेयर किया करो। तो देखो, पहला पॉइंट भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि कब शुरू हुआ? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कहां से हुआ? बंबई से। कभी कभी स्पीड ज्यादा हुआ करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार 3 बार देख लिया करो रिवर्स रिपीट करके। ऐसा मुझे लगता है कि स्पीड कभी तेज हो जाती है हमारी, है ना। 42 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त को, 8-9 अगस्त 1942 को बंबई से शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो महात्मा गांधी को पुणे शहर में आगा खां जेल में रखा था। ये पैलेस था एक तरीके से। ये क्या था? पैलेस था। आगा खां पैलेस के नाम से बहुत फेमस था। तो महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन में कहां पे रखा? ऐसे जेल जेल में डाल दिया था, आप ऐसे कह सकते हैं। आगा खां पैलेस था एक, तो यहाँ पे रखा था 1942 में। कई बार क्वेश्चन आता है, सरोजिनी नायडू भी यहीं पे रखी गई थी गांधी जी के साथ, है ना। सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी जी को कहां पे रखा भारत छोड़ो आंदोलन में? आगा खां। और ये कहां पे? पुणे। और पुणे कहां पे भाई साहब? महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र कहां है भाई साहब? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का राज्य, ठीक है। नोट कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया संविधान सभा ने? जो भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय का मतलब है कि संविधान से संबंधित जितनी भी चीजें, उनको संविधान सभा ने अपनाया था। तो ध्वज को भी अपनाया। ध्वज का मतलब झंडा या पताका या केतन, ये पर्यायवाची शब्द हैं इसके। तो ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। इस पॉइंट को नोट कर लेना। और ध्वज का अनुपात आप जानते हैं कितना अनुपात होता है? 3:2। ये राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और ध्वज को बनाने वाले, ध्वज को डिजाइन देने वाले जो व्यक्ति थे, वो आप जानते हैं कौन थे? पिंगली वेंकैया। ये भी लिख लेना। पिंगली वेंकैया ने फाइनली भारतीय ध्वज का राष्ट्रीय डिजाइन तैयार किया था कि कौन सा ध्वज होना चाहिए, ये वाला ध्वज होना चाहिए, ठीक है। तो पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था। तो वहां के बाद इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, पिंगली वेंकैया साहब ने। तो इनको ये काम दिया गया था राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार करने के लिए, तो इन्होंने तैयार किया था। 1921 से काम शुरू करते करते, चूंकि बहुत सारे सुधार होते थे, बदलाव होते थे, कांग्रेस की मीटिंगें होती थी, तो 1931 में इन्होंने फाइनली तैयार किया था पिंगली वेंकैया साहब ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। तो 3:2 वो होता है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, नोट कर लेना। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को लास्ट की और अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसी बैठक में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, इसी बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया था, इसी बैठक में भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे, जहां होकर के गंगा नदी बहती है। और इन जिलों में, या बिहार में पटना हो, छपरा हो, या कोई और भी, छठ का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है गंगा नदी के किनारे जाकर के, और दिवाली के 10 दिन बाद, ये 15 दिन के अराउंड में ये बनाया जाता है। छठ का त्योहार बिहार से संबंधित है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही भारत के बने, जो कि लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए थे। 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। नोट कर लेना। और ये अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक थी। इस अंतिम बैठक में संविधान सभा के कुल टोटल 284 लोग थे। कितने लोग थे? 284 लोगों ने इस पे साइन करिए थे। क्योंकि जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उस तरफ चले गए बहुत सारे लोग, तो टोटल जो बचे वो 284 थे। 284 लोगों ने साइन करे, जो प्रतिलिपि है संविधान की, जो संसद में अभी भी रखी है। आगे बात करते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया कि भाई भारत की भाषा कौन सी रहेगी, तो हिंदी रहेगी भैया। 14 सितंबर 1949 को इसको दर्जा दिया गया। इसी वजह से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को भैया कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई, संविधान ने अपनाया। पूरे देश की भाषा हो गई जी, राजभाषा हो गई। राज का मतलब देश की भाषा हो गई, संविधान की भाषा हो गई। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा उदाहरण है दुनिया में कि जहाँ की जो भाषा है, जो मिट्टी की भाषा है, जो अपनी भाषा है,
जो मातृभाषा है वो ही नहीं बोली जाती है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारे देश में। लेकिन दुनिया के आप किसी भी देश में जाइए, वहाँ की जो एक सिंगल लैंग्वेज होगी वो ज़्यादातर लोग वहाँ के बोल रहे होंगे, अधिकांश जनसंख्या। चाइना में जाइए तो मंडारिन बोलेंगे लोग, फ्रांस में जाइए तो फ्रेंच बोलेंगे, इटली में जाएंगे तो इटालियन भाषा बोल रहे होंगे, स्पेन में जाइए तो स्पेनिश भाषा बोल रहे होंगे, और इंग्लैंड में जाएंगे तो इंग्लिश भाषा वहाँ के लोग बोल रहे होंगे, पुर्तगाल में जाएंगे तो पुर्तगीज भाषा बोल रहे होंगे। तो उनके कंट्री की अपनी अपनी भाषा है, जो अस्मिता है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है। लेकिन दुनिया का भारत ऐसा देश है जो अलग अलग भाषाओं के आधार पर बना हुआ है। हालांकि अपनाया हिंदी को है, लेकिन भारत का जो निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ? भाषा के निर्माण पर हुआ है, संविधान के हिसाब से, है ना। चूंकि एक आयोग था फजल अली आयोग, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए एक रिपोर्ट सबमिट करी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके आधार पर फिर भाषा के आधार पर सारे राज्य बनाए गए। तो सबसे पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर बनाया गया, कौन सी वर्ष में बनाया गया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। कुल टोटल 1956 की मैं बात कर रहा हूँ। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भाषा के आधार पर सबसे पहले। फिर उसके बाद धीमे 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 बनाए गए। फजल अली आयोग था, उन्होंने रिपोर्ट दी थी पहली सरकार को। तो आप समझ पाए होंगे। बात हम हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय कैलेंडर में जो पहला महीना होता है, कई बार आता है, पहला महीना कौन सा होता है राष्ट्रीय कैलेंडर में? चैत का महीना होता है। जैसे गाँव में, तो गाँव में जानती हैं, जैसे माता जी हमारी होती हैं, या आपकी भी जो माता जी होती हैं, या कोई भी और गांव के सामान्य तौर पे जो महिला हैं या पुरुष हैं, वो इन्हीं महीनों से संबोधन करते हैं या बताते हैं कि ये वाला आषाढ़ का महीना है, क्या चैत्र का है, या अलग अलग जो महीने जो भी होते हैं ना, मुझे तो पूरे याद भी नहीं है। तो पहला जो माह होता है वो चैत्र का माह होता है, ठीक है। वैसे जनवरी का महीना होता है इंग्लिश कैलेंडर में। अपने राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, चैत्र, और ये शुरू कब होता है? 21 या 22 मार्च से। 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। आ चुके हैं ये, एसआई तक आए हैं, दरोगा तक के पेपरों में आए, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन। तो आप छाप लेना भाई साहब, नोट कर लेना, है ना। गागर में सागर है, जो रामबाड़ क्लास होती है, टॉप 50 क्लास हमारी। भारत का 25वां हाईकोर्ट। टोटल कितने हाईकोर्ट है भारत में? 25। इससे पहले 24 थे। तो 25वां हाईकोर्ट जो बना है, ये 2019 में बना है, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे बनाया गया 25वां हाईकोर्ट? आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में स्थापित किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। तो हाईकोर्ट कितने? 25। और सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो दिल्ली में है, वो हेड है सबका, संविधान का रक्षक है, और संविधान की एक तरीके से कहें केयर टेकर करता है। या सरकार कभी संविधान से छेड़छाड़ इधर उधर संशोधन करती है तो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर अंतिम फैसला अपना देता है। तो संविधान का एक तरीके से क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टर या रक्षक, उसे देखने वाला या उसकी व्याख्या करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। पहले न्यायाधीश, फटाफट से कमेंट में बता दो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे और पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आगे चलते हैं। संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ड्राफ्ट या मसौदा भी बोलते हैं इसको, मसौदा बोल लीजिए, प्रारूप बोल लीजिए, इंग्लिश में ड्राफ्ट बोल लीजिए, या पांडुलेखन बोल लीजिए। पांडुलेखन समिति करके भी ये प्रश्न आ गया। सभी लिख लेना जो मैं शब्द बोल रहा हूं, सारे शब्द आए। डॉक्टर BN राव की अध्यक्षता में तैयार किया गया था संविधान सभा के अंदर प्रारूप, ठीक है। तो डॉक्टर BN राव पढ़े लिखे आदमी, भैया बहुत पढ़े लिखे आदमी है, तो इनको ये पूरा दिया गया था कि आप इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कीजिए, मसौदा तैयार कीजिए। आगे बात कर रहे हैं कि भारत में एक शासन लगाया अंग्रेजों ने जिसका नाम था द्वैत शासन। इसमें क्या करते थे? दो तरीके से शासन करते थे, दो तरीके से विषयों को बांट दिया था। एक विषय ऐसी थी जिन पर गवर्नर जनरल काम करता था, एक विषय ऐसी थी जिन पर गवर्नर जनरल की परिषद काम करती थी, जैसे आजकल मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री की। 1919 में लागू किया था। लागू करने वाली आत्मा थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लागू करने वाली आत्मा कौन थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो उस समय का वायसराय था भारत का। चेम्सफोर्ड के नाम से बहुत फेमस है। इसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में। अनाधुंध गोलियां चला दी वहां के कप्तान जनरल डायर के आदेश पर, तो बहुत सारे लोग मारे गए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, डीपेस्ट बंदरगाह, गहरे को मतलब हो जैसे समुद्र होते तो समुद्र में अंदर जाके बनाया हो बंदरगाह, लेकिन समुद्रों के बिल्कुल किनारे पे ही बंदरगाह होते हैं, या पानी के जहाज आते हैं सामान लेके और सामान खलतो, बाकी बात देश में जहाँ तो है ना। जैसे ट्रेन आते प्लेटफॉर्म पे, यात्री ने चढ़ाते, सामान उतारते चढ़ाते, ऐसे ही बंदरगाह का सेम नेचर होता है। तो पानी के जहाज आते हैं समुद्रों के किनारे, और वहाँ एक पूरी बाउंड्री सी बनी हुई होती है बहुत लंबी चौड़ी, तो वहाँ बंदरगाह पे जहाज रुकते हैं और जहाजों से सामान उतारा जाता है, उसके बाद डिस्पैच किया जाता है पूरे इंडिया में या किसी भी कंट्री में। तो सबसे गहरा, ये समुद्र के थोड़ा सा अंदर बनाया गया है, तो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और
कौन से सागर से लगा है? बंगाल की खाड़ी से। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, जो अरब सागर में स्थित है। और भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला बंदरगाह देश की आजादी के बाद 1950 में कांडला बंदरगाह, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने या भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है अभी पिछले 1-2 साल पहले। ठीक है, तो ये तीनों बंदरगाह आप नोट कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में, चलते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और जो कि कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नोट कर लेना, छाप लेना। विश्व की सबसे गहरी जगह या विश्व का सबसे गहरा स्थान बोल सकते हैं, गहरी जगह ही बोलेंगे तो मैरियाना है। ये कहां पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये दुनिया की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में। इसकी जो किलोमीटर में अगर लंबाई तो 11 किलोमीटर के आसपास गहरी जगह है जी दुनिया की। ठीक है, एक ये चर्चाओं में रहता है सेनकाकू द्वीप, आइलैंड है, टापू है, पूर्वी चीन सागर में स्थित है सेनकाकू। विवाद रहता है यहाँ पे, पढ़ लेना। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी कियांग, जो कि कौन से देश में सबसे ज्यादा बहती है? चीन में। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी कियांग। हवा का घनत्व मापने के लिए कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर का। या आर्द्रता मापने के लिए क्या का इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर का। दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप। हवा का आपेक्षिक घनत्व, हवा जब चलती है तो उसका आपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, या आर्द्रता मापी जाती है हवा के भीतर, वो कैसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर एक मीटर होता है, एक यंत्र होता है, बातें मापते हैं। रट लियो हाइग्रोमीटर। एक दोष होता है निकट दृष्टि। जब दोष होता है तो इसमें दूर का दिखाई नहीं देता व्यक्ति को। कौन सा दिखाई नहीं देता है? दूर का। निकट में अपोजिट है दोनों चीज, है ना। निकट होगा तो दूर का दिखाई नहीं देगा और दूरदृष्टि होगा तो पास का दिखाई नहीं देगा। ये अपोजिट रहते हैं दोनों, ऐसे याद कर लेना। तो जब दूर का दिखाई नहीं देगा तो इसके लिए लेंस जो बनाते हैं, जो चश्मे के अंदर लेंस आता है, वो कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। इसका निवारण होगा अवतल लेंस से। समाधान किससे होगा? आपकी आंख किससे सही होगी? अगर आपकी आंख में, हमारी आंख में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, तो अवतल लेंस। शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे भी याद रखना, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3, निकट में खाली, दृष्टि तो सेम है शब्द, तो निकट में 3 अक्षर हैं, तो इसके लिए जो लेंस आ रहा है वो 4 अक्षरों का, 1 2 3 4 है ना। ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, ये पेपर के टाइम पे कई बार भूल जाते, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगा सकते हैं आप। दूरदृष्टि में कितने? 4 है, 1 2 है, और दृष्टि वाली शामिल कर लोगे तो इसमें कितना? 3 शब्दों वाला आ रहा है, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, एक कानून आया था रॉलेट एक्ट, 1919 में लागू किया था, और कौन थे उस समय? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसने लागू कर दिया था रॉलेट एक्ट। जैसे भारतीय लोगों ने क्या कहा? काला कानून कहा कि भैया इसमें पकड़ो और गिरफ्तार करो और जेल भेज दो। ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना तो वकील किया जाएगा, ना अपील कर सकते हो, ना अपनी सफाई दे सकते हो। ऐसा कानून था। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। तो रॉलेट एक्ट कानून लागू कर दिया अंग्रेजों ने 1919 में। ठीक है, नोट कर लो फटाफट जाए। बड़े बड़े काले कानून लेके आए, बड़ा बड़ा शोषण किया अंग्रेजों ने, किसानों का शोषण, राजनीति के स्तर पर राज्यों को लूटा। वैसे तो भारत के संसाधनों को, संपदा को लूट के ले गए, है ना। और जितना लूट के ले गए, लूट के बारे में किसने लिखा सबसे पहले? ये भी पॉइंट कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि भारत के पैसे को, भारत के संसाधनों को, भारत के 1/3 संसाधनों को, जीडीपी के अधिकांश हिस्से को लूट के ले गए। जो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट किसने कहा। सेबी की स्थापना, सेबी एक बैंक है, जाके फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जाकी स्थापना कायदा थे 88 में। भाई स्थापना इसकी 88 में हुई थी, लेकिन वैधानिक दर्जा इसे 1992 में दिया गया था। वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था, 1992 में। ठीक है, तो दोनों वर्ष याद रखना आप। आगे बात करते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं क्योंकि संविधान के द्वारा आपको और हमको ये राइट्स दिए गए हैं। विदेश जाने का अधिकार, अपनी गोपनीयता रखने का अधिकार, अपने डॉक्यूमेंट या बहुत सारी चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते, कोई दबाव नहीं सरकार का, है ना। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मीडिया के लिए आजादी का अधिकार, इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। अस्पृश्यता के बारे में लिखा गया है, उपाधियों का अंत कहा गया है ना। धर्म की आजादी दी गई है, तो सब अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं इसमें। तो इस वजह से क्या बोला गया है? संविधान का मैग्ना कार्टा, भाग 3 मौलिक अधिकार। आलू का अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? शिमला में। और शिमला में एक जगह का नाम है कुफरी, वहां पे स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में, है ना। क्योंकि इस फसल को क्या है ना,
जब खेत से चली जाती है तो कोल्ड स्टोर में ठंडे में ही रहती है। तो ठंडा इलाका है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, क्योंकि इसकी बहुत सारी अलग अलग देश के हिस्सों से प्रजातियों को ला करके वहाँ पर रिसर्च होती है कि कौन सी प्रजाति ज़्यादा उत्पादन दे रही है। आमतौर पर आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश करता है, और यूपी के बहुत सारे इलाकों में आलू का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर। देखो सूर्य से अगर क्रम से चलेंगे तो सूर्य से संबंध पहले नंबर आवा बुध ग्रह को, बुध के बाद आता है शुक्र का, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी का, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच में? तो एक शुक्र के बीच में और एक मंगल के बीच में, इनके बीच में। ये प्रश्न कई बार आया, नोट कर लियो, छाप लिया है। इन दोनों ग्रहों के मध्य में कौन सी है? पृथ्वी। जहाँ पे कौन रहते हैं? आप रहते हैं, मानव रहता है, मनुष्य रहता है, मनुष्य प्रजाति रहती है, के मध्य में स्थित है। जल में, पानी में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? जो बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, बी और सी, पानी में घुलनशील है। और जाके एक अपोजिट में पढ़ते हैं, फैट में या वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? जी कमेंट बॉक्स में बताओ। एडी होते हैं या एडीई के चारों विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाई होगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था महात्मा बुद्ध का? लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जन्म कब हुआ था इनका? 563 BC में। ठीक है, जो कि तराई का क्षेत्र है, कपिल वस्तु के अंतर्गत आता है। महात्मा बुद्ध के जो गुरु है, प्रथम गुरु, इनका नाम था आलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। और बुद्ध धर्म में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया भाई साहब, वो प्राकृत भाषा में पहला किया। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए या जैन धर्म में भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में चर्चा चली थी। ठीक है, प्राकृत भाषा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी भाषा आएगी? पाली भाषा लिख लेना। XC2 संरक्षण, जो पर्यावरण में पढ़ते जाए, है ना, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे या दूसरी बार या तीसरी बार या नए वाला, तो ध्यान से लिख लेना। XC2 संरक्षण, ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वनस्पति मतलब पेड़ पौधों को और जानवरों को, विलुप्त प्राय जानवरों को संरक्षित किया जाता है, कि जो खत्म होने वाले हैं या खत्म हो चुके हैं या कुछ होने की संख्या बची है, ऐसे पेड़ों को और ऐसे जानवरों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए पर्यावरण में एक प्रक्रिया का नाम है XC2 संरक्षण प्रक्रिया। ये राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में इन पर काम चलता है। ठीक है, और एक होती है इन सीटू, ये तो X है, और एक होती है इन का मतलब अंदर, ऐसे समझ लो। इन सीटू प्रक्रिया प्रोसेस होती है, वो आनुवंशिक पर काम करती है कि आनुवंशिक के आधार पर, जेनेटिक के आधार पर किस तरीके से वनस्पतियों में और जानवरों के ऊपर काम किया जाए या संरक्षित किया जाए। दोनों प्रक्रिया याद रखिएगा। 1968 की वर्ष लिखी है हमने, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत, जाने माने कवि, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। जानी मानी इनकी रचना चिदम्बरा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको चिदम्बरा के लिए। हिंदी भी आनी है, हिंदी भी याद करते चलो। जजिया कर आपने सुना होगा। जजिया कर कैसा था? गैर धार्मिक कर था। आपसे पूछा जाए जजिया कर क्या था, तो उत्तर लगाएंगे गैर धार्मिक कर था। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक कर बना दिया जब ये भारत में लागू किया था। वैसे लिखा गैर धार्मिक कर है कि कोई धर्म से इसका लेना देना नहीं था, लेकिन भारत में तो लेना देना था इसका पूरा का पूरा धर्म से। जजिया कर का क्यों लेना देना था? कि भारत में सबसे पहले जजिया कर को 712 में लागू किया गया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया, और कौन सी वर्ष में? 712 ईस्वी में। ठीक है, तो जजिया कर को सिंध प्रांत पे लागू किया था, जो कि सिंध इस समय पाकिस्तान के अंदर है, उस समय हिंदुस्तान में था। तो सिंध प्रांत पे लागू किया था, और सिंध प्रांत के सारे लोगों से जजिया कर वसूला था। और सिंध में उस समय सबसे ज्यादा ब्राह्मण रहते थे। अगर बात करें, ब्राह्मण का मतलब है हिंदू धर्म के लोग रहते थे, उनसे जजिया कर प्राप्त किया था, मुस्लिम लोगों से नहीं लिया था, ऐसा लिखा है इसके बारे में। ब्राह्मणों पर स्पेशल जजिया कर को किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, FST ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन भारत का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, FST था, जिसने ब्राह्मणों पर इसे इंपोज कर दिया, लागू कर दिया था। फाइनली इसको खत्म किसने कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंततः इसको खत्म कर दिया भारत से। और कब खत्म कर दिया ये भी लिख लेना, 1720 की बात है। फाइनली इसको खत्म कर दिया। और इंडिया में आया कब था ये? 712 में। 712 में इसको लगाया गया था सिंध प्रांत पे, और फाइनली 1720 में इस जजिया कर को खत्म कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इस वजह से कहते हैं कि रंगीन मिजाज के आदमी थे जो बादशाह थे, मोहम्मद शाह इनका नाम था। तो ऐसा कहा जाता है, जब भी दरबार में बैठते थे तो 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के बैठते थे, महिलाओं से और कुछ उस तरीके का व्यवहार था, समझ जाओ। इसी वजह से रंगीन नाम आया है, रंगीला बादशाह। तो इन्होंने 1720 में जजिया कर को फाइनली खत्म कर दिया। वैसे 1564 में अकबर ने भी इसे खत्म किया था, लेकिन दोबारा से औरंगजेब ने 1679 में लगा दिया था।
दोबारा से किसने लगा दिया? औरंगजेब ने लगा दिया था। फिर औरंगजेब के बाद चलता रहा एक लंबे समय तक मुगल काल में भारत में, तो अंततः 1720 में से खत्म कर दिया गया। तो ये थी टॉप 50 क्वेश्चंस की क्लास। गागर में सागर है एक तरीके से, रामबाण में कोशिश कर रहा हूँ आपको इधर उधर से कि जो संभावना है कि ऐसे पेपर सेटअप होता है उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन आपके लिए इस टॉप 50 में लेकर के आता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और मित्रों के दोस्तों के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर किया करो, और सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, लिंक दे दिया करो सोशल मीडिया जहां भी आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं अपने मित्रों को दोस्तों को मैसेंजर के माध्यम से। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।